Кошмар! Боже мой, Маша! Блядь. Ужас, ужас. अंतिम बदला आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है और रूस की राजधानी मॉस्को जल रही है। कुछ ही दिन पहले पुतिन ने यूक्रेन में 48 घंटे तक निर्दोष नागरिकों पर बमबारी करके एक अकल्पनीय युद्ध अपराध किया था। ये रूस द्वारा इस युद्ध के शुरू होने के बाद से किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक था। लेकिन वो एक बात भूल गए, ये 2026 है, 2022 नहीं। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई जबरदस्त और अभूतपूर्व थी। यूक्रेन ने मॉस्को पर इतना बड़ा हमला किया कि राजधानी ने ऐसा हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा था। 1000 से ज्यादा हमलावर ड्रोन ने पुतिन की वायु रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से पस्त कर दिया और उनकी अजेय राजधानी को एकदम युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। मॉस्को के डरे हुए रसूखदार लोग अब सचमुच अपनी ही सेना को घबराहट में अपने ही अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को गलती से उड़ाते हुए देख रहे हैं। रूस में अब युद्ध घर तक पहुंच गया है, शिकारी शिकार बन गया है और पुतिन के पास दोष देने के लिए कोई और नहीं है। ये सब उनकी एक बड़ी गलती से शुरू हुआ जो इतिहास में दर्ज होगी। सिर्फ कुछ दिन पहले 15 मई को रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने 9 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हमला किया जो नागरिक इमारत थी। इसमें 24 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 बच्चे शामिल थे। उनकी उम्र 12, 15 और 17 साल थी। वे कभी वयस्क भी नहीं हो पाए। यूक्रेनी शहरों और नागरिकों पर ये रूसी बमबारी 40 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। लेकिन रूस एक बात भूल गया, अब यूक्रेन के पास पलटवार करने की क्षमता है और वे जोरदार पलटवार कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए अमेरिका या यूरोप से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। वे अपने देश में हथियार बना सकते हैं और उनका उपयोग कहीं भी हमले के लिए कर सकते हैं। यही जेलेंस्की ने किया। रूस के हमले के कुछ ही घंटों बाद जेलेंस्की ने अपनी रक्षा सेनाओं को उपयुक्त जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दे दिया था। और ये यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जवाब वाकई में उपयुक्त होने वाला है। जब रक्षा सेनाएं इस उपयुक्त जवाब की योजना बनाने लगी, तब हमें वास्तव में पता चला कि यूक्रेन को किस तरह की त्रासदी का सामना करना पड़ा था। पुतिन ने यूक्रेनी नागरिकों पर 3000 से अधिक अटैक ड्रोन, 1300 हवाई गाइडेड बम और 74 मिसाइलें दागी। कई मिसाइलें रिहायशी इमारतों पर गिरी, जैसा हमने बताया। ये यूक्रेन के लिए 2022 में इस युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे भयानक हफ्तों में से एक था और इसका मतलब सिर्फ एक ही था। ये जवाबी कार्रवाई कुछ ऐसी होने वाली थी जो रूस ने पहले कभी नहीं देखी थी और ये कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद पुतिन ने नहीं की थी। यूक्रेन ने सब कुछ निशाना बनाया, यहाँ तक कि मॉस्को के लोग भी सुरक्षित नहीं थे। मॉस्को के ऊंचे इलाकों में रहने वाले रूसी अमीर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। दुर्भाग्य से ये मॉस्को की बिल्डिंग्स पर हमला करने वाले यूक्रेनी ड्रोन नहीं थे, बल्कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम थे। इस पर हम अभी बात करेंगे। आइए जानते हैं क्या हुआ। यूक्रेन ने मॉस्को पर वह सबसे बड़ा हमला किया जैसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वहां कभी नहीं देखा गया था। यह 80 साल से भी ज्यादा पहले की बात थी। अब ये इतना बड़ा मामला क्यों था? खासकर मॉस्को में हुए हमले। इसका कारण यह है कि वायु रक्षा प्रणालियों पर नजर डालिए और देखिए कि पुतिन ने उन्हें कहां तैनात किया है। उन्होंने मॉस्को, राजधानी और रूस के सबसे बड़े शहर की सुरक्षा के लिए 4 लेयर की एयर डिफेंस रिंग्स बना दी है। इस व्यवस्था के कारण मॉस्को के लोग सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन तभी घबराहट फैल गई जब उन्होंने मॉस्को के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन को बेधड़क उड़ते हुए देखना शुरू किया। ये 1 या 2 ड्रोन नहीं थे, बल्कि हजारों की संख्या में थे और हम इसे अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। पहले ड्रोन उड़ने पर रूसी लोगों की प्रतिक्रिया देखिए। एक और कहीं उड़ रहा है। वो रहा छोटा सा। ये ऊपर क्यों है? वो याउसा है कमबख्त। दूसरा भी आ गया, कमीनी। शायद मेरे इलाके को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा तो जरूर उड़ रहा है और वे फिर चूक गए। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं। इस वीडियो में मॉस्को के लोगों की कई क्लिप्स हैं
जिससे पता चलता है कि इस शहर पर अक्सर हमला नहीं होता। नागरिकों को पता नहीं कि रूस में कानूनी रूप से वीडियो रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर डालना मना है। ये एक दुर्लभ घटना थी, खासकर इतनी बड़ी घटना, और लोग घबराहट में सैकड़ों शायद हजारों वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिश करने लगे। ये यूक्रेनियनों के लिए भविष्य में बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि वे जान सकते हैं कि क्या निशाना बना, क्या नहीं बना, और वे अपनी भविष्य की स्ट्राइक्स को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए चलिए जानते हैं कि उन्होंने असल में क्या निशाना बनाया। मॉस्को और पूरे रूस पर यह हमला ठीक 48 घंटे तक चला। यही वही समय था जितने समय तक रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इससे ज्यादा साफ कुछ नहीं हो सकता। ये सीधा बदला था और खुद पुतिन के लिए एक संदेश था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने एक दिन में 1000 से ज्यादा ड्रोन गिराए। मुझे लगता है मैं बार बार ये कहकर थक जाऊंगा, लेकिन रूस में इस युद्ध के 4 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। यूक्रेन ने कभी भी 1000 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल नहीं किए हैं, और हमें पता है कि उन्होंने ये कल इस्तेमाल किए, क्योंकि खुद रूस इसकी पुष्टि कर रहा है। अब सोचिए असल में कितने ड्रोन लगे होंगे जब रूस ने कहा कि उसने 1000 ड्रोन गिराए हैं। यूक्रेनी सिस्टम फोर्सेस के अनुसार अपने सार्वजनिक बयान में उन्होंने कहा कि इस हमले के दौरान उन्होंने व्यवस्थित रूप से 46 उच्च मूल्य वाले रूसी सैन्य और नौसैनिक संसाधनों को नष्ट किया। पुतिन के लिए सबसे डरावना यह था कि इसका असर रूसी नागरिकों, खासकर मॉस्को के अभिजात वर्ग पर पड़ा। उन्होंने युद्ध में तकलीफें झेली है, लेकिन पिछले 24 घंटों जैसा कुछ नहीं देखा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं बताता हूं कि मेरा मतलब क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक ड्रोन मॉस्को के सबसे बड़े हवाई अड्डे के पास गिर रहा है, और जब मैं कहता हूं पास गिर रहा है तो आप देख सकते हैं कि जहां ड्रोन गिरा उस आग के ठीक पीछे विमान खड़े हैं। यह हवाई अड्डे पर ही था, इसलिए हमारे पास अंदर की फुटेज है जिसमें दिखता है कि वहां सन्नाटा है, सब कुछ बंद है, विमान नहीं उड़ रहे और यात्री भी नहीं है। सभी चेक इन काउंटर बंद कर दिए गए हैं। हमारे पास एक महिला का क्लिप है जो एयरपोर्ट के पास रहती हैं और इन ड्रोन हमलों पर लगभग लाइव प्रतिक्रिया देती हैं। सुनिए। वे तो शेर में थी, वो हवाई अड्डे पर ही गोलाबारी कर रहे हैं। ब्लाट ब्लाट, ये गड़बड़ है। मैं यही पास में रहती हूँ। हे भगवान, इस बार ये कहाँ फटा? इस बार ये फट गया। ये क्या बकवास है? मैं इस बकवास से परेशान हूँ। ये सब मॉस्को में हुआ। यह तो बस एक हवाई अड्डा था जिसे निशाना बनाया गया था। मुझे शक है कि यूक्रेन सच में उसे निशाना बना रहा था। यही हमें याद रखना चाहिए कि रूस में पिछले कुछ सालों से जीपीएस जैमिंग चल रही है। लोग अपने फोन में बस पता डालकर कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि जीपीएस काम नहीं करता। और इसी वजह से हमने रूसी लोगों को, या जो लोग रूस घूमने जा रहे हैं, उन्हें शहर में खो जाने पर रोते हुए देखा है। जैमिंग, जीपीएस जैमिंग और ड्रोन जैमिंग के कारण ड्रोन कई बार नियंत्रण खोकर वही गिर जाते हैं। वे बस आसमान से नीचे गिर जाते हैं और इससे हवाई अड्डे पर, जैसा कि हमने अभी देखा, अचानक आग लग जाती है। अब ये पूरे रूस में हो रहा था और हम इसे एक रूसी महिला द्वारा साझा की गई एक और क्लिप में देख सकते हैं। देखिए। मैं बहुत हैरान हूँ। मैं पहले इतनी नहीं डरी थी। खैर, असल में सब नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं और जा रहे हैं। और अगर आप चारों तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार सब लोग बाहर जा रहे हैं। हम कार की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। सब लोग सीढ़ियों में खड़े हैं। सब लोग सीढ़ियों में छुपे हुए हैं। और जैसे कि ये सब पहले से ही काफी बुरा नहीं था, रूसी वायु रक्षा ने गलती से अपनी ही अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर हमला कर दिया। और ये मैं गढ़ नहीं रहा हूँ, हमारे पास इसका वीडियो फुटेज है। और इसके ऊपर से हमारे पास रूसी नागरिकों की पुष्टि भी है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि रूसी वायु रक्षा मिसाइलें अपार्टमेंट बिल्डिंग पर गिर रही थीं या उससे टकरा रही थीं। मुझे ठीक से नहीं पता कि इनमें से कौन सा है, लेकिन आप लोग खुद देखिए और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। पहले हमले को देखिए। ब्लैत,
और फिर हमारे पास एक क्लिप है, या कह सकते हैं एक टिकटॉक क्लिप है, एक रूसी नागरिक की जो हमले को देखने के बारे में बात कर रही है और वो ये भी साफ करती है कि वो आखिर था क्या। सुनिए। उन्होंने मूल रूप से एयर डिफेंस को निशाना बनाया, बगल वाली इमारत पर हमला किया जो सड़क के उस पार है। ब्लैथ पड़ोस के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग 11 में, ये निकिता की बिल्डिंग के ठीक सामने सड़क के उस पार स्थित है। आप देख सकते हैं कि एक यूक्रेनी ड्रोन रूस की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में जा रहा है जो मॉस्को में है। यह सुविधा मॉस्को के कपोंस्क जिले में स्थित है जो गैसप्रोम के स्वामित्व में है और लगभग 245 बैरल तेल प्रतिदिन प्रोसेस करती है। उस ईंधन का करीब 40% मॉस्को लौट जाता है जो घरेलू मांग पूरी करता है। इसका मतलब है कि यह इलाके के सबसे कड़ी सुरक्षा वाले ठिकानों में से एक है। फिर भी एक ड्रोन अंदर आकर कई $100 मिलियन का नुकसान कर सकता है। सिर्फ एक ड्रोन। क्या आपको लगता है कि अब तक ये अनुपातिक जवाब है या हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए? मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। युद्ध की शुरुआत यूक्रेन ने नहीं, रूस ने की थी। इसलिए रूस को सिर्फ इसलिए युद्ध रोकने का अधिकार नहीं है कि यूक्रेनियन अब पलटवार कर रहे हैं। हमारे पास ड्रोनुस्को गांव में एक फ्यूल लोडिंग स्टेशन पर भी हमला हुआ। आग इतनी बड़ी थी कि आप उसे मीलों दूर से देख सकते थे। हमलों में कापियांस्क में FSB पेट्रोल जहाज, लुहांस्क में एयर डिफेंस सिस्टम, क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट की संचार व्यवस्था व कई कमांड पोस्ट शामिल थे। यूक्रेन पानी, हवा और जमीन पर रूस पर हमला कर रहा था। छुपने की कोई जगह नहीं थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, शिकारी अब शिकार बन गए थे। कई रूसियों के लिए ये उनका सबसे बुरा सपना था। इतनी ज्यादा घबराहट थी कि हम उन क्लिप्स में भी सुन सकते हैं जो बाहर आ रही हैं, जिनमें रूसी लोग बता रहे हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे थे। ये वही है जो यूक्रेनियन 4 साल से महसूस कर रहे हैं। युद्ध के अधिकतर समय रूस बिना रोक टोक यूक्रेन पर हमला कर सकता था। यूक्रेन जवाब दे रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। और अब यूक्रेन का जवाब अब काफी हद तक उसी अनुपात में आ रहा है। तो इस रूसी प्रतिक्रिया को देखिए। वहाँ भनभनाहट जैसी आवाज थी जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगा कुछ घर के ऊपर उड़ रहा हो। मैं डर गई और जब धुआं देखा, हम सुबह 4 बजे उठ गए, जो जंगल की तरफ से आ रहा था। खैर, हमारे जंगल नहीं, लेकिन पास की पहाड़ी का जंगल है, सिर्फ 3 मिनट दूर। चारों ओर धुआं था। मैंने सोचा, हे भगवान, ये कितना पास है। अभी अभी जो आवाज आ रही है वो हवाई जहाजों की है। जब हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि एयरपोर्ट, शेरमेतिएवो एयरपोर्ट खुला है, तो सब कुछ शांत है। मुझे तो यही पसंद है कि वे शोर करें, बाकी कुछ भी नहीं। खैर, वो इसी तरह गूंज रहा था और फिर वो धमाके। मैं तो बस कांप रही थी। मैं कंबल के नीचे पूरी तरह कपड़े पहने लेटी हुई थी। हवा इतनी ठंडी है कि हड्डियों तक जा रही है। उमी वहीं थी वलेरा। मेरी घबराहट शांत नहीं हो रही थी। यूक्रेनी ड्रोन कमांडर ने ऑपरेशन खत्म होने के बाद बयान जारी किया, जो सीधा था और रूसी लोग जरूर सोचेंगे, मॉस्को कभी नहीं सोता। मैं 100% निश्चित नहीं हूं। मैं यही कहना चाहता हूं, लेकिन लगता है संदेश ड्रोन के पंख पर लिखा है, जो शायद रूस या उसके कब्जे वाले क्षेत्र में जाएगा। रूसियों को यह संदेश सीधे भेजा जाएगा। एक तरफा शांतिपूर्ण जीवन की सदस्यता रद्द कर दी गई है। सही बातचीत में प्रवेश करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अकेले बाहर निकलने की कला। अगर पुतिन खुद को बचाना चाहते हैं तो उन्हें युद्ध रोककर सैनिकों को वापस बुलाना होगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन द्वारा किया गया यह हमला पूरी तरह से उचित प्रतिशोध था, क्योंकि रूस ने पहले हमला किया था। देखिए, रूस द्वारा युद्ध बढ़ाने और हमारे शहरों और बस्तियों पर हमलों के जवाब में हमारा प्रतिकार पूरी तरह उचित है। इस बार यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले मॉस्को क्षेत्र तक पहुंचे। हम रूसियों को साफ बता रहे हैं कि उनके देश को ये युद्ध खत्म करना होगा। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल निर्माता काम कर रहे हैं। मैं यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और सभी रक्षा सेनाओं का उनकी सुरक्षा व सटीकता के लिए आभारी हूं। यूक्रेन की राज्य सीमा से दूरी 500 किलोमीटर से अधिक है।
यानी लगभग 300 मील। मॉस्को क्षेत्र में रूसी वायु रक्षा सबसे ज्यादा है, फिर भी यूक्रेन इन्हें पार कर रहा है। यूक्रेन की जय। रूसियों के लिए स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब वे यूरोप से बातचीत के लिए तैयार हैं, और यह बयान सीधे क्रेमलिन के प्रवक्ता से आया है। पेस्कोव ने कहा कि क्रेमलिन यूक्रेन से संवाद फिर शुरू करना चाहता है। यह मॉस्को हमले के तुरंत बाद 17 मई को हुआ। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप बता सके कि वह ये अब क्यों कह रहे हैं। दुर्भाग्यवश वह असली वजह नहीं बता रहे, सिर्फ जनता के लिए कह रहे हैं। मॉस्को के बाहर रूसी जनता को जो खबरें मिलती हैं वो इस वीडियो से मिलने वाली खबरों जैसी नहीं है। रूसी जनता जो खुद नहीं देख पा रही है, शायद कभी न जान पाए कि असल में क्या हुआ, क्योंकि यही रूसी न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं। आप सुनिए। कल रात और आज सुबह वायु रक्षा बलों ने पूरे विशेष सैन्य अभियान के दौरान हुए यूक्रेनी ड्रोन के सबसे बड़े हमलों में से एक को नाकाम किया। पहले राजधानी क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम करने की बात। जैसा कि मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया, वायु रक्षा प्रणालियों ने पिछले 24 घंटों में 120 से अधिक ड्रोन मार गिराए। राजधानी क्षेत्र पर किए गए सबसे बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमलों में से एक को नाकाम कर दिया गया। रिफाइनरियां और फैक्ट्रियां जल रही हैं, जबकि क्रेमलिन की सरकारी मीडिया कहती है कि हमला नाकाम हुआ। अब हालात इतने खराब हैं कि रूसी युद्ध ब्लॉगर भी क्रेमलिन के प्रचार के खिलाफ बोलने लगे हैं। ये युद्ध ब्लॉगर पुतिन के हमले के समर्थक थे, लेकिन अब हालात इतने खराब हैं कि वे क्रेमलिन के विरोध में हैं। और यह बयान जिसे हम अभी देखने वाले हैं, यह रमनो से आया है, जो रूस के सबसे बड़े युद्ध ब्लॉगर्स में से एक है। देखिए उन्होंने क्या कहा। अगर आप अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखते हैं जो आधिकारिक स्रोतों के बयानों का खंडन करता है, तो अपनी आंखों पर विश्वास मत कीजिए। कल रात यूक्रेनी सशस्त्र बलों के एक कामिकाजे ड्रोन का मलबे ने अमिज़नो अजो पर हमला किया, जो दक्षिणी रूस के रासायनिक उद्योग का सबसे बड़ा उद्यम है। क्षेत्र के गवर्नर के मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। वह व्यंग कर रहे हैं, वह आधिकारिक बयानों का मजाक उड़ा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यह कितना हास्यास्पद है, क्योंकि फैक्ट्री में लगी आग कई मील दूर से भी दिख रही है। रूस कहता है कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे मुझे जॉर्ज ऑरवेल का मशहूर कथन याद आता है, पार्टी ने कहा अपनी आंखों और कानों के सबूत को नकारो। ये उनका आखिरी और सबसे अहम आदेश था। अब जंग रूस के घर तक पहुंच रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा जंग वहीं लौट रही है जहां से शुरू हुई थी, यानी मॉस्को। अब पुतिन नागरिकों से कह रहे हैं कि वे आंख कान बंद कर ले, सब योजना के अनुसार नहीं हो रहा। मेरा नाम सैम है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलूंगा।